हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और अभी हमने हाल ही में निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल जारी जो किया गया है 2024-25 के लिए 10th क्लास विज्ञान का, तो उसका सॉल्यूशन अभी हमने हाल ही में स्टार्ट किया है, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड साइंस का हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी आपको क्लासेज वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगी और हमारी क्लासेज यूट्यूब पर भी अपलोड कर दी गई हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर तीसरा जो अध्याय हमें दे रखा है, जिसमें धातु एवं अधातुएं, ये चैप्टर हमारा आज रहने वाला है। तो जो बच्चे अभी इनकी तैयारी जिन्होंने शुरू की है, जो पढ़ने में थोड़े से कहीं ना कहीं उनको लगता है कि साइंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो आसानी से इन क्वेश्चनों को यदि प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आ सकता है, जिसमें आपको हम पीडीएफ सॉल्यूशन कंप्लीट प्रोवाइड करा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो चलते हैं क्लास की तरफ आगे। तो सबसे पहले चैप्टर 3 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या, सही विकल्प, जो कि हमें करीबन 7 क्वेश्चन हमें इसके अंदर दे रखे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गुण जो है जो धातुओं के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। भाई क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन उसने नहीं पूछा है या हाँ पूछा है। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि हमसे नहीं पूछा था, हम हाँ में जवाब दे आते हैं, और हाँ पूछा था, हम कहीं ना कहीं नहीं का जवाब दे आते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाने वाला गुण कौन सा है। तो हमने पढ़ा है धातुएं जो भी होती है ना, विद्युत का संचालन करती हैं, उनके अंदर करंट आता है। ठीक है, धातु को यदि किसी ठोस सतह से टकराए हम, तो धातु आवाज उत्पन्न करती है, जिसे हम ध्वनिक प्रकृति कहते हैं, यानी सोनेरस कहते हैं। तो ये भी धातु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है तन्यता। तन्यता जो दे रखा है ना हमें, वो भी धातुओं का ही गुण होता है। तार धातुओं को खींच खींच कर लंबे तार बनाए जाने की जो प्रोसेस होती है ना अपनी, वो क्या कहलाती है, तन्यता। दूसरी यदि हम बात करें कि चमकहीनता जो हमें दे रखा है ना, ये धातुओं का गुण नहीं है, ये अधातुओं का गुण है। धातुएं सभी जो होती है ना वो चमकदार होती हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है चमकहीनता, तो ये अधातुओं का गुण है। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा कि चमकहीनता का गुण धातुओं के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर जो चांदी होती है, चांदी का सूत्र होता है क्या, एजी। भाई याद रखना है, उसकी जो वस्तुएं होती है ना, कुछ समय बाद क्या हो जाती हैं भाई, वो काली पड़ जाती है, मतलब वो संक्षारित हो जाती है। ऐसा किसके कारण होता है, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो ऐसा होता है भाई, जैसे ही चांदी को या कोई और भी धातु है जो ज्यादा रिएक्टिव होती है, उनको वातावरण में छोड़ देते हैं, तो वातावरण में पाई जाने वाली वो नमी से क्या कर लेती हैं, क्रिया कर लेती हैं, तो वो उसके ऊपर एक काले रंग की परत जम जाती है, जिसको हम सिल्वर ऑक्साइड कहते हैं। तो जवाब हमारा इसका हो जाएगा क्या, सिल्वर ऑक्साइड। क्लियर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है। एक अधातु है जो कि अपवाद स्वरूप अधातु में चमक पाई जाती है, बाकी की सभी धातुएं जो होती है ना वो चमकदार होती हैं। तो हमें याद रखना है, आयोडीन जो होती है ना हमारे पास, वो एक चमकदार क्या है, अधातु है। तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा इसका, आयोडीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। भाई उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल से भी क्रिया कर सकते हैं और क्षार से भी, मतलब एसिड जो है हमारे पास उससे भी रिएक्शन कर लेते हैं जी, और बेस जो है ना उससे भी क्रिया कर लेते हैं, उनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे हमारे पास दो हैं, जैसे एक हमें दे रखा है क्या, एल्यूमिनियम, इसका सिंबल होता है Al, और एक है हमारे पास क्या, जिंक। यदि ऑप्शन में एल्यूमिनियम ना हो तो जिंक भी हमें पूछा जा सकता है। तो Zn भी हमारा क्या बना लेता है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड बना लेता है। जैसे एल्यूमिनियम बनाता है हमारा क्या, Al2O3, जो कि एल्यूमिनियम का एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, और एक जिंक बनाता है हमारा ZnO, जिसको हम जिंक ऑक्साइड कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जवाब हो जाएगा इसका क्या, एल्यूमिनियम जो है ना वो एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है। भाई पारद अवयव होता है, पारद मतलब यहाँ पे है क्या, पारा, पारा बोलो, या फिर इसको बोला जाता है क्या, मरकरी। ठीक है,
ऐसा कौन सा अवयव है हमारे पास जिसके अंदर पारा पाया जाता है? भाई आपको याद रखना है सभी लोगों को। तो जो अमलगम हम बनाते हैं ना, वो पारे को या मरकरी को मिलाकर ही हम बनाते हैं। तो जवाब हमारा क्या हो जाएगा? अमलगम। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? एक अधातु का नाम बताना है। वैसे हमने देखा है जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन एक अपवाद भी है। ऐसे ही यदि अधातुओं की हम बात करें तो अधातुएं हमें तीनों रूपों में देखने को मिल जाती हैं। अधातुएं ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती हैं और गैस अवस्था में भी पाई जाती हैं। लेकिन एक अधातु का नाम हमसे पूछा गया है कि ऐसी अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो जवाब हो जाएगा हमारा क्या? ब्रोमीन, जिसका सिंबल होता है क्या? Br। ये ब्रोमीन हमारे पास एक ऐसी अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात की जाए और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जब जल धातु के साथ क्रिया करता है। तो भाई ये क्वेश्चन हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, सेकंड चैप्टर में भी हमें देखने को मिला था और इसकी रिएक्शन अभिक्रियाएं भी हमने वहां पर कंप्लीट की थी। वही क्वेश्चन हमसे यहाँ भी पूछा गया है कि धातु जो होती है ना, मेटल, जो भी कोई भी मेटल हो, वो मेटल यदि जल के साथ अभिक्रिया कर ले, वाटर के साथ अभिक्रिया कर ले, पानी के साथ क्या कर ले? अभिक्रिया कर ले भाई, तो वो कौन सी गैस उत्सर्जित करती है? ये हमसे पूछा गया है। तो याद रखना है आप सभी लोगों को, वो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है भाई? हमारे पास H2 होता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा इसका क्या? हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये दे रखे थे हमें रेमेडुल के अंदर, 7 ऑब्जेक्टिवों के अंदर हमें दे रखे थे सही विकल्प। तो ये आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प के बाद हमारे पास अगला पैटर्न आता है फिर खाली स्थान। और खाली स्थान के अंदर हमसे फिर से पूछे गए 4 क्वेश्चन हमें खाली स्थान के अंदर दे रखे हैं। तो एक क्वेश्चन मिस है इससे, ठीक है, बात करते हैं। 3 क्वेश्चन फिलहाल अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत जो होती है ना, वो जम जाती है भाई। पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं भाई हम? तो लंबे समय तक लोहे को हम वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो हमने देखा होगा कि उसमें जंग लग जाती है, मतलब वो संक्षारित हो जाती है धातु। तो इस संक्षारण को हम कहते हैं कि लोहे पर का क्या बन गया भाई? तो उसको हम बोल देते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है भाई उसके ऊपर, ऑक्साइड, याद रखना है भाई, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम किस नाम से जानते हैं? जब 2 या 2 से अधिक धातुओं के आपस में मिला दिया जाए तो उसे हम मिश्र धातु कहते हैं भाई, याद रखना है भाई, उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु, मिश्र धातु। और अगला क्वेश्चन है कि वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उस सीरीज को क्या बोला जाता है? तो इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन हम आगे देखने वाले हैं और जवाब इसका होगा हमारे पास क्या? इसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं भाई, सक्रियता श्रेणी बोला जाता है इसको। ठीक, याद रखना है भाई। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, खाली स्थान हमें दे रखे थे। आगे बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन के अंदर हमें मैचिंग करने के लिए दे रखा है और हम बात करते हैं मैचिंग के लिए, जिसमें हमें सभी धातुएं दे रखा है, एनोडीकरण दे रखा है, सोडियम दे रखा है और कार्बन धातु दे रखा है, जिसमें कॉलम बी के साथ मैचिंग करना है और मैचिंग करने के बाद सही जवाब को हमें किसके अंदर लिखना है? जहाँ पे सही मिलान लिखा हुआ है उसके अंदर। तो सभी लोग एक बार क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए कि क्या हमें दे रखा है। तो सभी धातुएं कैसी होती हैं, द्रव धातु कौन सी होती है, सोडियम, कार्बन धातु, ये हमें इसमें देख के बताना है भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है ना, वो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सभी धातुएं होती हैं भाई, कैसी होंगी भाई? सभी धातुएं, हमने पढ़ा है कि धातुएं जो होती है ना कि विद्युत की चालक होती हैं भाई। तो हम इसको मैच कर देंगे किस दा के साथ? तो मैं यहाँ पर सिर्फ उसका नंबर लिखे देता हूँ, पूरा आंसर आप देख के आप लिख सकते हो। तो पहले का मैच हो गया भाई। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक द्रव अधातु दे रखी है हमें, द्रव धातु बोला गया है आपसे,
द्रव धातु, ऐसा हमें जवाब बताना है। तो भाई एक द्रव धातु तो इसके अंदर कोई है नहीं है ऑप्शन के अंदर। द्रव अधातु जरूर है हमारे पास एक, तो शायद मिसप्रिंट होगा यहाँ पर। तो यहाँ आपका अधातु होना चाहिए। अधातु होगा तो ये हम मैच कर देंगे किसके साथ, आ के साथ, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि एक द्रव अधातु का नाम बताइए जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, वो है हमारी कौन सी, ब्रोमीन। ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है सोडियम। अच्छे से हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि सोडियम जो है ना एक अतिक्रियाशील धातु होती है और उसको मिट्टी के तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है, मतलब केरोसिन के अंदर उसको डुबो कर रखा जाता है यदि उसको सुरक्षित अवस्था में हमें रखना है तो। क्लियर, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। दूसरा हमें दे रखा है कार्बन एक अधातु है। भाई यहाँ कार्बन बिल्कुल एक धातु है और कार्बन के लिए मैचिंग करने के लिए अब एक ही हमारे पास ऑप्शन बच गया है, क्या, अपर रूपता। तो हमने पढ़ा है कि कार्बन के अंदर अपर रूपता का गुण पाया जाता है। कार्बन हमें प्रकृति में अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है, जैसे दो कार्बन के अपर रूपों के कह दिया नाम याद करें तो एक है हमारा कार्बन का अपर रूप हीरा और एक है हमारे पास ग्रेफाइट। और भी हैं, फुलरेजिन भी है, और भी हैं बहुत सारे, प्लम्बिन जी है, और भी है, मतलब फिलहाल याद रखें हम कार्बन के दो अपर रूपों के नाम यदि हमसे पूछे जाए तो हीरा और ग्रेफाइट याद रखें आप। तो ये थी मैचिंग करने के लिए आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है एक शब्द वाक्य में उत्तर, इनका जवाब हमें देना है। तो बात करते हैं, देखो एक एक से क्वेश्चनों को पढ़ के देखते हैं कि किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसका मतलब डायरेक्टली कहने का है कि धातुएं सभी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, एक धातु का ऐसी का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और इससे पहले अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है कि एक अधातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो हमने ब्रोमीन जवाब दिया था उसका। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब होगा ना तो वो है हमारा पारा, जिसको हम बोलते हैं क्या, मरकरी। ये धातु ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्लियर। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ बहुत तेजी के साथ क्या कर लेती हैं, अवक्रिया कर लेती हैं। मतलब वही धातु हैं जैसे कि इनको मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, क्यों, क्योंकि ये नमी से बहुत फास्ट रिएक्शन करती हैं, इसलिए इनको मिट्टी के तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। जैसे कि सबसे पहली का जवाब तो हम दे देंगे इसके अंदर क्या, सोडियम, और दूसरी का नाम हम दे देंगे इसके अंदर क्या, पोटेशियम। पोटेशियम। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक्वारेजिया। इसमें हम सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण बनाते हैं। मतलब देखा जाए तो एक्वारेजिया बनाने के लिए हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl चाहिए और हमें नाइट्रिक अम्ल यानी बोले तो HNO3 चाहिए। इन दोनों को यदि मिला दिया जाए आपस में तो हमारे पास एक केमिकल बन के तैयार हो जाता है जिसे हम कहते हैं क्या, एक्वारेजिया बोला जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि इस एक्वारेजिया को बनाने के लिए इसमें हम HCl और HNO3 किस अनुपात में लेंगे भाई, ये क्वेश्चन का जवाब हमें देना है। तो याद रखना है हमें, इसको हम 3:1 के अनुपात में लेंगे तब जाके हमारा एक्वारेजिया बनेगा। मतलब हम ये कहें कि यदि HCl हम 3 भाग लेंगे तो हमें HNO3 कितना लेना पड़ेगा भाई, 1 भाग लेना पड़ेगा। यदि हम HCl 6 भाग लेते हैं तो HNO3 कितना भाग लेना पड़ेगा, 2 भाग लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका रेशो इतना ही आना चाहिए, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी रेशो उसका चेंज नहीं होना चाहिए, 3:1 के रेशो में हम लेंगे। तो याद रखना है एक्वारेजिया बनाने के लिए हम HCl और HNO3 का उपयोग करते हैं और उसमें हम HCl और HNO3 को किस अनुपात में लेते हैं, 3:1 के अनुपात में लेते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन। और चौथे क्वेश्चन की बात की जाए तो चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है क्यों भाई, इसका कारण हमें जवाब देना है। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं जिनको जैसे ही जल के अंदर घोला जाता है तो जिसे अपने आयंस के रूप में बट जाते हैं। मतलब हम एक कहें कि वो धनायन भी बना लेते हैं और क्या बना लेते हैं, ऋणायन बना लेते हैं। जैसे कि हम बात करें NaCl की, NaCl को जैसे ही जल के अंदर घोला जाएगा, एक्वस बनाया जाएगा, एक्यू फॉर्म में डाला जाएगा,
तो ये Na+ बन जाएगा, मतलब एक आयन धनायन बन गया इसका, और एक Cl ऋणायन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। तो ये अधातु, ये धातु का धनायन बन गया और अधातु का क्या बन गया, ऋणायन। लेकिन हमसे पूछा है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक भी बहुत ज्यादा होते हैं और क्वथनांक भी। गलनांक मतलब जिस टेम्परेचर पर ये पिघल जाती हैं, क्वथनांक मतलब जिस टेम्परेचर पर ये उबल जाती हैं। तो ये उच्च क्यों होते हैं? धातुओं को गर्म करेंगे कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ये क्या होती हैं, पिघलती हैं। ऐसा इनके अंदर क्या है, तो भाई याद रखना है, इन धातुओं के अंदर एक बहुत ही ज्यादा अंतर आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है भाई। उस वजह से इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च। तो याद रखना, अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिकों के क्या होते हैं भाई, गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किसका, अमलगम का। एक अमलगम का उदाहरण दीजिए भाई। तो अभी हमने क्वेश्चन पिछले उसमें ओटी में पढ़ा था कि अमलगम बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं भाई, पारे का उपयोग करते हैं, मरकरी का उपयोग करते हैं। तो एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिससे हम अमलगम बना सकते हैं। तो बिल्कुल आप उदाहरण दे सकते हो कि एक तो ले लो आपके पारा, और एक ले लो साथ में क्या, चांदी। चांदी और पारे का जो मिश्रण बनेगा ना आपका, वो आपका क्या कहलाएगा भाई, अमलगम कहलाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्या, एक शब्द वाक्य में उत्तर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्वेश्चन दे रखे हैं क्या, सत्य और असत्य। ट्रू फॉल्स हमें इसमें से बताने हैं, आगे हमें लिखना है, जवाब देना है कि कौन क्या सही है या गलत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सोडियम अति क्रियाशील धातु है। अभी हम इसको जस्ट पढ़ चुके हैं कि सोडियम बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु होती है, इस वजह से इस सोडियम को हम मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, अति क्रियाशील धातु होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल होती है हमारे पास सोडियम। तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा क्या, सत्य। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि दो अधातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्रातु कहते हैं भाई। नहीं भाई, ये हमने पढ़ा था अभी, मिश्र धातु, इसको जवाब दिया था हमने कि जो दो धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा, गलत है, असत्य है, असत्य जवाब हो जाएगा इसका। क्लियर? दूसरा है धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। धातुएं जो होती हैं ना, इनके जो ऑक्साइड बनाए जाते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके, जो भी ऑक्साइड इसका बनेगा, जो भी ऑक्साइड तैयार होगा, वो हमारा कैसी प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा भाई। और वैसे ही हम अधातु का ऑक्साइड बना ले, याद रखने लाए भाई इसको, और उसकी हम ऑक्सीजन से क्रिया करा के उस अधातु का क्या बनाया जाए, ऑक्साइड बनाया जाए, तो वो उसकी प्रकृति होगी कैसी, अम्लीय भाई। ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट आपके ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हैं कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं भाई, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो भाई इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने बोला है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही जवाब सब। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा है, चौथे क्वेश्चन में कि स्टेनलेस स्टील जो कि एक मिश्र धातु है भाई, ये क्या है, एक मिश्र धातु है, इसमें तावा मिला होता है भाई। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या हम तावे का उपयोग करते हैं? तो भाई जवाब होगा भाई, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए तावे का उपयोग हम नहीं करते हैं। तो इसका जवाब तो हो जाएगा हमारा क्या, असत्य भाई। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अधातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दोनों क्वेश्चन हमें इसी में ही सत्य सत्य में पूछ लिए गए, तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, दोनों के जवाब हम यहाँ पहले ही नीचे दे चुके। तो ये थे 5 क्वेश्चन आपके सत्य और असत्य। अगली तरफ हम बढ़ते हैं, और अगले उसमें हमें दे रखा है क्या, 2 अंक वाले क्वेश्चन। इस चैप्टर से जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इस पीडीएफ सॉल्यूशन के अंदर, जिसमें रेमेडुल जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है अभी हाल में, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से इन क्वेश्चनों को अच्छे से स्टडी करें, इनके जवाबों को बार बार
रिवीजन करें तो आपके जो एग्जाम में जो नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ाने की जो प्रोसेस है उसको आप आसानी से फॉलो कर सकते हो, कम समय में आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो सभी लोग ध्यान से इनकी स्टडी करें भाई। तो बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम 2 अंकों के क्वेश्चनों के अंदर, और जिसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। तो अभी ये क्वेश्चन हमें पिछले ओटी में भी अभी हमने देखा था, उभयधर्मी ऑक्साइड एल्यूमिनियम का और जिंक का हमने बनाया था। तो होते क्या है भाई ये उभयधर्मी ऑक्साइड, बात करें तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं भाई, या हम कहें कि ये अम्ल से भी क्रिया कर लेते हैं और क्षार से भी क्रिया कर लेते हैं, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसके 2 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण हैं, एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 और एक जिंक का ऑक्साइड ZnO। ठीक है, एक ZnO हमें दे रखा है। क्लियर, ये जवाब हमारा इसका हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कारण लिखिए भाई, कारण बताना है। एक प्लेटिनम बहुत महंगी धातु है, एक सोना, एक चांदी, मतलब सोने और चांदी से ज्यादा महंगी प्लेटिनम धातु है। इन धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है भाई। हाँ बिल्कुल सही बात है, सोना, चांदी और प्लेटिनम, इनका उपयोग हम आभूषण बनाने में उपयोग करते हैं। तो कारण है क्यों करते हैं भाई, इसका कारण बताओ क्यों करते हैं। क्योंकि सबसे पहला कारण तो इनका ये है कि जो सोना, चांदी और जो प्लेटिनम होते हैं ना, ये बहुत कम क्रिया करती हैं वातावरण में, लंबे समय तक ये बिल्कुल शुद्ध अवस्था में चमकदार धातुएं बनी रहती हैं। मतलब ये बहुत कम क्रियाशील होती हैं, जिसको हम कहेंगे कि ये क्षीण क्रियाशील होती हैं। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कि ये बहुत कम क्रियाशील होती हैं तथा इनका संचारण नहीं होता है, मतलब इनमें जंग नहीं लगती है। इस वजह से इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक, हालांकि हम चाहते तो किसी और दूसरी धातु का भी आभूषण बनाने में उपयोग कर सकते थे, लेकिन वो धातुएं प्रकृति में ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से उनके आभूषण जल्दी खराब हो जाएंगे, उनमें जंग लग जाएगी, इसलिए हम किसी धातु का उपयोग नहीं करते। दूसरी बात करें कि इनके अंदर चमक बहुत अच्छी होती है, लंबे समय तक इनकी चमक बनी रहती है, इसलिए हम सोने, चांदी और प्लेटिनम के आभूषण बनाते हैं। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है भाई। इनके सिंबल सभी को याद होंगे भाई, सोडियम का Na होता है, लिथियम का Li होता है, पोटेशियम का क्या होता है, K। याद रखना, कहीं ना कहीं ओटी में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इनको हम तेल के अंदर रखते हैं भाई। हाँ, मतलब केरोसिन का तेल भी बोल सकते हो, मिट्टी का तेल भी बोल सकते हो, इसको उसके अंदर रखा जाता है। रीजन क्या है भाई, कारण हमें बताना है। तो वही कारण ओटी में रटा रटाया हमारा जवाब हो जाएगा कि ये साहब बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं और इनको बचाने के लिए हम इनको मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम अति क्रियाशील धातुएं हैं और वायुमंडल की आर्द्रता जो नमी पाई जाती है उससे क्रिया कर सकती हैं, इसलिए इन्हें बचाने के लिए इनको तेल के अंदर संग्रहित करके रखा जाता है, जिससे कि ये नमी के संपर्क में ना आए। तो ये वजह है इनकी, 2 कारण हमें दे रखे थे। अच्छे क्वेश्चन है भाई, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें एक धातु का उपयोग हमसे पूछा गया है, जिसका हम कुछ ना कुछ बनाने में उपयोग करने वाले हैं। जैसे कि घर के अंदर हम जो गर्म जल का जो टैंक बनाते हैं भाई, हीटर जिसको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर पानी गर्म होता है सर्दियों में, जिसका हम बहुत ज्यादा उपयोग करने वाले हैं, उसको बनाने के लिए हम उसमें तांबे का उपयोग करते हैं भाई, उसमें हम लोहे का उपयोग नहीं करते हैं। इसका कारण हमें बताना है कि ऐसा क्यों है भाई। तो भाई एक सीधा सा जवाब हमारा ये हो जाएगा कि भाई जो लोहा जो होता है ना, वो बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है, उसमें जंग लग जाएगी। एक तो वजह ये हो सकती है। दूसरा जवाब ये हो सकता है कि तांबा जो होता है ना, वो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है, सुचालक होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो पानी भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। यही वजह है बस इसकी कि तांबा इस्पात, इस्पात मतलब वही लोहा है, आयरन, उसी को इस्पात बोलो या फिर स्टील भी बोल सकते हो आप इस इस्पात को। स्टील अक्सर जो हमारे घरों में बर्तन बनाए जाते हैं वो इन्हीं के बनाए जाते हैं। ये बहुत अधिक ऊष्मा का चालक होता है। तांबा इस्पात से बहुत अधिक ऊष्मा का चालक होता है, इसलिए गर्म पानी का टैंक बनाने में हम
इसी तांबे का उपयोग करते हैं, इस्पात का नहीं। क्यों? क्योंकि इस्पात एक क्या है भाई, मिश्र धातु है, किसकी? आयरन की। और आयरन की मिश्र धातु है तो आयरन तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और वातावरण में नमी से इसमें जंग लग जाती है, तो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसी अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, चौथा क्वेश्चन, कि आपने तावे के जो बर्तन होते हैं, तावे के जो मलिन बर्तन हैं, उन पर गंदगी जम जाती है, उनको अक्सर घर में आपने देखा होगा कि माँ जी उन बर्तनों को या तो खट्टे पदार्थों से साफ करेगी, मतलब खट्टे पदार्थ के रूप में वो नींबू का भी उपयोग कर सकती हैं और उनके उसमें इमली के रस का भी उपयोग कर सकती हैं, क्योंकि ये खट्टे पदार्थ होते हैं। तो ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं भाई? तो आपने देखा होगा अक्सर घर के अंदर जो तांबे के बर्तन होते हैं भाई, आजकल तो देखा जाए ना, तो तांबे की जगह जो बर्तन बने हैं ना अपने, या तो फिर वो बर्तन स्टील के हैं, या फिर हमने घर में ज्यादातर है अब उपयोग करना शुरू कर दिया है प्लास्टिक वाले बर्तनों का, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। पहले तांबे के बर्तन जो घर में हुआ करते थे, उन तांबे के बर्तनों में जैसे ही हम पानी भरते थे तो तांबे के बर्तनों के ऊपर एक काली काली सी मटमैली सी परत जम जाती थी। उनको साफ करने के लिए हम खट्टे पदार्थों का उपयोग करते थे। क्यों करते थे खट्टे पदार्थों का उपयोग? वो वजह ही है कि ये जो खट्टे पदार्थ होते हैं, इन खट्टे पदार्थों के अंदर क्या होता है भाई, अम्ल होता है। तो हमने देखा है कि इन बर्तनों के ऊपर थोड़ी सी परत जम जाती थी, कई की क्षारीय पदार्थों की, इसके ऊपर क्षारीय पदार्थों की परत जम जाती है, क्षारीय। और क्षार को हम अम्ल के साथ अवक्रिया कराकर, क्योंकि खट्टे पदार्थ जो हमने उपयोग में लिए हैं इस बर्तन की सफाई करने के लिए, वो या तो नींबू है हमारा, या फिर उसकी जगह पे हम क्या ले रहे हैं, इमली। तो अम्ल और क्षार आपस में अवक्रिया करके इस अवक्रिया को कर देते हैं कैसी, उदासीन। उदासीन उदासीन अवक्रिया हो जाती है। तो इसके ऊपर से जो गंदगी है आपकी, वो सारी गंदगी क्या हो जाती है भाई, साफ हो जाती है। इसलिए हम इसके ऊपर इनकी सफाई करने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, बर्तनों की, इमली, नींबू, ऐसे खट्टे पदार्थों का। आजकल हमने घर में इसके लिए बर्तन वाला साबुन आने लगा है भाई, बर्तन वाला क्या आने लगा है, साबुन, जिसको हम नाम दे विम बार, 100 नींबुओं जैसी शक्ति, बर्तनों को एक बार में क्या कर देता है भाई, साफ। तो उनके अंदर भी क्या है भाई, एडवर्टाइजमेंट में यही दिखाया जाता है भाई, उसके अंदर नींबू है, आप इसका उपयोग करो। इस बात को हम पहले से जानते हैं कि भाई नींबू खट्टे पदार्थ तो बर्तन को साफ करने में वैसे ही सहायक होते हैं, लेकिन आजकल इनकी जगह पे इन साबुन वगैरह जो पदार्थ चलने लगे हैं उनका उपयोग होने लगा है। ठीक है। तो देखते हैं, यही बात है, तांबे के बर्तन क्षारीय ऑक्साइडों की परत जम जाने के कारण वे मलिन हो जाते हैं। नींबू, इमली या अन्य किसी खट्टे पदार्थ, हल्का सा अम्ल होता है उनमें, और एक क्षारीय परत से अवक्रिया करके उसको क्या कर देते हैं, उदासीन, उसको हटा देते हैं, बर्तन फिर से चमकने लगते हैं। इसलिए खट्टे पदार्थ को साफ करने में ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, कि ऑक्सीजन के साथ भाई, ऑक्सीजन अधातु है जिसका सिंबल होता है हमारे पास क्या, O2। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं भाई, बिल्कुल सही बात है। इसका समीकरण लिखना है आपको भाई, कि धातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती हैं भाई। ऐसी बहुत सारी धातु हैं जो हमारी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, जैसे कि एक उदाहरण तो यही दे दो, जैसे कैल्शियम एक धातु ले लिया हमने और उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा लो, तो ये बना लेगी क्या, CaO, ये कैल्शियम का ऑक्साइड बन गया। एक मैग्नीशियम ले ली हमने, इसकी भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा लो, तो ये बना लेगा क्या, MgO। MgO बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन 2 हैं तो 2 इधर देना पड़ेगा, ये भी 2 इधर देना पड़ेगा, मैं ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हैं, वैसे ही बैलेंस ही यहाँ भी देनी पड़ेगी। तो आप इन अवक्रियाओं की जगह इन अवक्रियाओं का भी उपयोग कर सकते हो, या फिर उन्होंने दे रखा है कि ऑक्सीजन की जगह हम उसकी जल के साथ भी अवक्रिया करा सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। देखो, सबसे पहले दे रखा है कि भाप के साथ आयरन की अवक्रिया, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातु ऑक्साइड बनाती है, समीकरण दीजिए, ऐसा क्वेश्चन। उसमें हमसे सबसे पहला पूछा है कि भाप के साथ अवक्रिया करा दो। कोई भी जो धातु दे रखी है ना, उसकी भाप, भाप में क्या है भाई, जल की वाष्प बनेगी, भाप बनेगी, और तो पानी होगा उसके अंदर। तो आयरन की अवक्रिया, लोहे की अवक्रिया हम पानी के साथ कराएंगे तो ये आयरन का ऑक्साइड बना लेगी, और क्या निकलेगी भाई, हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
वैसे ही हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम की पानी के साथ अभिक्रिया बनाए तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और क्या बनेगी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो ये जवाब इसका हो जाएगा, कोई नया क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद आता है ध्वनिक, जिसको हम सोनोरस कहते हैं। उदाहरण दीजिए, ये है क्या भाई? तो है कुछ नहीं है, ये धातुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला एक कंडीशन है कि जब धातुओं को हम किसी कठोर सतह से टकराते हैं तो वो क्या उत्पन्न करती हैं भाई, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। और उसी ध्वनि को हम क्या कह देते हैं भाई, सोनोरस कह देते हैं। और उस ध्वनि को हम क्या कह देते हैं, सोनोरस कह देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मंदिर की घंटी, स्कूल की घंटी, जैसे ही किसी कठोर सतह से टकराती है तो आवाज उत्पन्न करती है, आप उसे हम क्या कह देते हैं, सोनोरस कह देते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगले दो क्वेश्चन बड़े आसान से। निस्तापन एक शब्द आया है और एक भर्जन आया है भाई, दो शब्द आए हैं। भर्जन किसे कहते हैं और निस्तापन किसे कहते हैं, दोनों क्वेश्चनों का जवाब हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, भर्जन की। भर्जन क्या होता है, और एक है हमारे पास क्या, निस्तापन क्या होता है। निस्तापन, इन दोनों क्वेश्चनों की हम बात करते हैं कि जी है क्या, क्या प्रोसेस है, किस कंडीशन को हम भर्जन कहेंगे और किस कंडीशन को हम निस्तापन कहेंगे। तो सबसे पहली बात हम करें बात, हमने नाम सुना है कि अयस्क होते हैं भाई। अयस्क वो पदार्थ होते हैं जिनसे हम धातुओं को शुद्ध अवस्था में क्या करेंगे, प्राप्त। तो भर्जन के लिए मान लो हमने ले लिया सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क का मतलब ये है कि इसके अंदर सल्फर की मात्रा होगी। ठीक है, और निस्तापन हम करने वाले हैं, हम इसके लिए ले लेते हैं कौन सा, कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क मतलब इसके अंदर कार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, तो बस इनको देखते हैं। अब भर्जन वाली कंडीशन जब हम कर रहे हैं तो ये भर्जन वाली कंडीशन हमारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है भाई। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी अयस्क को गर्म करना और उसको ऑक्साइड में परिवर्तित करना कहलाता है हमारा क्या, भर्जन। और निस्तापन किसे कहेंगे भाई, हम निस्तापन हम कहेंगे कि जहां पर ऑक्सीजन की क्या होगी भाई, कमी होगी, या हम कहेंगे कि अनुपस्थिति होगी। क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी अयस्क को गर्म करके काय में, ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, निस्तापन। तो देखते हैं कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह काय में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम भर्जन कह देते हैं। और निस्तापन में हम लेंगे कार्बोनेट अयस्क, जिसको हम सीमित वायु में, सीमित मतलब वहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी, और अधिक ताप पर गर्म करने से ये भी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बस इस प्रक्रिया को हम निस्तापन नाम दे देते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भर्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है या अनुपस्थिति में, तो हमारा जवाब होगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया है। वैसे ही निस्तापन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या सीमित वायु की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया। तो जवाब थे हमारे दो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यहाँ से हमारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 3 अंक का क्वेश्चन इस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है कि पहला क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है कि एक यौगिक एवं एल्युमिनियम का प्रयोग रेल लाइनों को जोड़ने के काम में किया जाता है भाई। ठीक है, और इस यौगिक X की पहचान कीजिए, इस अभिक्रिया का नाम बताइए। ठीक है, और इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए भाई। तो याद रखना है भाई क्वेश्चन का जवाब आपको, एक तो है हमारे पास यौगिक X, वो उस जगह पे हम उपयोग करते हैं किसका, आयरन ऑक्साइड का। और हम रेलवे लाइनों को जोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर पर इसको पिघला कर जोड़ा जाता है, और हाई टेम्परेचर पर होने वाली अभिक्रिया को हम कहते हैं थर्मेट अभिक्रिया। और ये हमारे पास थर्मेट अभिक्रिया का क्वेश्चन, वो समीकरण हमें दे रखा है कि ये यौगिक इस तरीके से क्या करेगा, अभिक्रिया। तो आप नोट डाउन कर लीजिए अभिक्रिया क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्या अपर रूप क्या है, और अपर रूप अभी हमने पढ़े थे
कि ये अपरूपता का गुण कार्बन प्रदर्शित करता है, कार्बन, जिसका सिंबल हमारे पास होता है क्या, सी। और कार्बन के दो अपर रूप हमें याद ही रखने हैं भाई, एक तो होता है हमारे पास क्या, हीरा, और एक होता है हमारे पास क्या, ग्रेफाइट। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। तो कार्बन एक अधातु है जो विभिन्न विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, और प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं अपन, इसके को अपर रूप। तो मतलब हीरे के अंदर क्या है भाई, कार्बन ही है, और ग्रेफाइट के अंदर भी क्या है, कार्बन है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है भाई, याद रखना है आपको, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है भाई, हीरा। इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बहुत अधिक होते हैं। कार्बन का एक अन्य अपर रूप है जिसका नाम है ग्रेफाइट, जो कि विद्युत का क्या होता है भाई, सुचालक। इसके अंदर करंट आता है, सुचालक, मतलब जो कि एक अधातु होने के बाद भी इसके अंदर क्या आता है भाई, करंट आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है ग्रेफाइट के एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जिसके अंदर करंट आता है, विद्युत का संचालन इसके अंदर होता है। तो जवाब हमारा चला जाएगा इसके अंदर क्या, ग्रेफाइट। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी हमारी छोटी सी परिभाषा है कि एनोडीकरण किसे कहते हैं भाई। तो ये एनोडीकरण है क्या भाई, किस प्रक्रिया को हम एनोडीकरण के नाम से जानेंगे भाई। तो कुछ नहीं है, एनोडीकरण के अंदर हम एल्युमिनियम लेते हैं और इस एल्युमिनियम के ऊपर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। मतलब ये एल्युमिनियम धातु ले ली और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करा के इसके ऊपर ऑक्साइड की परत बना दिया जाए, इसी को हम क्या कह देंगे, एनोडीकरण कह देंगे। तो वायु के संपर्क में आने पर जो एल्युमिनियम है ना, वो ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण कर लेता है और बन जाता है हमारा क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसे संक्षारण से बचाती है। अब ये एल्युमिनियम को क्या कर लेती है, इसके ऊपर यदि परत जम गई तो एल्युमिनियम में जो जंग लगेगी वातावरण में, इसका संक्षारण जो होगा उससे ये क्या हो जाएगी, फिर बच जाएगी। ऐसा इसलिए होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों के 3 गुण लिखिए भाई। आयनिक यौगिक हमें दे रखे हैं, उनके 3 गुण हमें बताने हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके 3 गुण लिखिए भाई। तो पहला गुण है कि इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, बहुत ज्यादा हाई होते हैं इनके गलनांक क्वथनांक। और दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा कि ये जल में आसानी से घुल जाते हैं और कार्बनिक विलायकों में ये क्या होते हैं भाई, अघुलनशील होते हैं, घुलते नहीं है मतलब कार्बनिक विलायक जो भी होंगे। दूसरा, आयनिक यौगिक जो होते हैं ना, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों, आयनिक यौगिकों के अंदर क्या होते हैं भाई, आयंस होते हैं, आयंस, आयंस होते हैं, मतलब एक धनायन और एक ऋणायन, जो कि विद्युत के क्या होते हैं, वाहक होते हैं भाई। इसलिए 3 पॉइंट हमारे इसके क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मिश्रातु किसे कहते हैं, या हम कह सकते हैं मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो बात करते हैं, देखो मिश्रातु किसे कहा जाता है। तो देखो, 2 या 2 से अधिक जब धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्रातु कह देते हैं। इसे तैयार करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले मूल धातु को गलित अवस्था में पिलाएंगे। मतलब जो धातु है जिसका हमें मिश्रातु बनाना है उसको पिघला देंगे। उसके पश्चात दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में इसके अंदर क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा, घोला जाएगा या विलीन किया जाएगा। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाएगा, मतलब इसको ठंडा किया जाएगा। बस आपका बन के तैयार हो गया क्या, मिश्रातु या फिर मिश्र धातु। इस तरीके से मिश्रातु या मिश्र धातु का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है किससे, एक सक्रियता श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन हमें दे रखा है। और इस सक्रियता श्रेणी के अंदर हमसे पूछा गया है कि भाई सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तो सक्रियता श्रेणी, अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे देखा था कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर हम व्यवस्थित करते हैं अवरोही क्रम में।
उसे ही हम सक्रियता श्रेणी कह देते हैं। क्वेश्चन के साथ में आंसर टाइप है, क्वेश्चन यहाँ तक है आपका। सक्रियता श्रेणी क्या है, ये आंसर है। सक्रियता श्रेणी परिभाषा देखिए, ओएस सूची या ओएस लिस्ट जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही क्रम में मतलब सबसे पहले उस धातु को रखा जाएगा जिसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, फिर धीरे धीरे उनको कम क्रियाशील धातुओं के रूप में व्यवस्थित किया जाएगा। ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी। जैसे कि ये यहाँ हम बात करें, सबसे पहले नंबर पे हमने मान लो धातु रख ली कौन सी, पोटेशियम। पोटेशियम का मैं सिंबल रख रहा हूं बस सिर्फ पोटेशियम, जो कि हमारी सबसे अधिक क्रियाशील है। सबसे अधिक क्रियाशील क्या है भाई, ये हमारी धातु है। और दूसरी यदि हम बात करें, दूसरी सबसे नीचे लास्ट में हम रख देते हैं किसको, सबसे कम क्रियाशील अधातु को, सॉरी धातु को। तो दूसरे नंबर पे यानी लास्ट नंबर की यदि हम बात करें तो सबसे कम क्रियाशील धातुओं में हमारे पास आती है क्या, सोना या चांदी। सोना, इसका भी सिंबल लिखे देते हैं AU, सोना, सोने का सिंबल होता है, जो कि इस सीरीज के अंदर हमने जो लिखी है उसके अंदर सबसे कम क्रियाशील धातु है, सबसे कम। बाकी की जो धातु बीच में होंगी वो कैसी हैं भाई, हमारे पास मीडियम यानी मध्यम क्रियाशील धातु है। बस ऐसे कुछ उदाहरण हमें लिखना है, इसी सीरीज को व्यवस्थित कर दिया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी धातु किससे ज्यादा क्रियाशील होती है, किससे कम होती है, उसको हम बोल देते हैं क्या, सक्रियता श्रेणी। तो याद रखना है भाई इसको आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा सक्रियता श्रेणी। जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये 4 नंबर के अंदर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। तो 4 नंबर का अब हमारे पास एक अगला और क्वेश्चन है जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया, अभी पिछली साल हाल ही ये क्वेश्चन को पूछा गया है आपसे कि धातुओं के और प्रमुख भौतिक गुण लिखिए। क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमसे। ठीक है भाई, बात करते हैं कि धातुओं के गुण क्या है। कि भाई धातुएं ऊष्मा की और विद्युत की दोनों की सुचालक होती हैं, हम जानते हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, मतलब इनको ठोक पीट कर लंबी लंबी चादरें बनाई जा सकती हैं। दूसरी धातुएं क्या होती हैं भाई, कठोर भी होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं, ध्वनक प्रकृति की होती हैं। और भी लिख सकते हैं, धातुओं के गलनांक और पतनांक क्या होते हैं भाई, बहुत उच्च होती हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमें इसके अंदर दे रखे हैं, तो 4 पॉइंट आप याद रखना। एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है, धातुओं के और अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर हमें दे रखा है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छी नॉलेज इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव बनने वाले जो क्वेश्चन है ना, वो आपके यहाँ से देखने को कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो धात्विक चमक। भाई धात्विक चमक किसके अंदर पाई जाती है भाई, धातुओं के अंदर। अधातुओं के अंदर कोई धात्विक चमक नहीं होती है भाई, देख लो ये दे रखा है। लेकिन ग्रेफाइट है, आयोडीन है, ये इसके क्या है भाई, अपवाद है। इनमें चमक पाई जाती है अधातु होने के बाद भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरी बात करते हैं कठोरता। धातुएं जो होती है ना जी, बहुत ज्यादा कठोर होती हैं, लेकिन फिर भी अपवाद हैं इसके, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। ये क्या होती हैं, मुलायम होती हैं, लचीली होती हैं। ये ऐसी धातुएं हैं, इनको हम आसानी से कैसे काट सकते हैं भाई, चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि चाकू से आसानी से काटी जाने वाली 2 धातुओं के नाम बताइए। तो वो एक तो सोडियम होगा हमारा, दूसरा हम पोटेशियम लिख सकते हैं। अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, लेकिन इसका भी एक अपवाद है हमारे पास, क्या, हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्लियर। तो ये होगा, मतलब अपवाद हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और अपवादों से ही क्वेश्चन बनते हैं ओटीओ में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आघात वर्धनीयता और चादर बनाने का गुण। तो धातुओं के अंदर बहुत ज्यादा आघात वर्धनीयता पाया जाता है, लेकिन अपवाद है एक जिंक, एंटीमनी, आर्सेनिक। इनके साथ ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि अधातुएं तो क्या होती हैं भाई, भंगुर होती हैं। तन्यता का गुण मतलब क्या होता है कि धातुओं के तार बनाए जाते हैं, तन्यता प्रदर्शित करते हैं जिंक, एंटीमनी और आर्सेनिक, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। कार्बन फाइबर जरूर एक देखने को हमें मिल जाता है अपवाद स्वरूप में, याद रखें। चमकता की बात करें तो ये चालकता की यदि बात करें तो ये ऊष्मा की और विद्युत दोनों की चालक होती हैं, लेकिन ये कुचालक होती है। ग्रेफाइट और गैस कार्बन की यदि हम बात करें तो ये अपवाद स्वरूप क्या होती हैं, चालक, करंट आता है इनके अंदर। अवस्था की बात करें, धातुएं सभी कैसी होंगी भाई, ठोस होंगी।
लेकिन एक अपवाद है, उसको हम भी साथ में लेके चल रहे हैं, पारा, जिसको हम क्या कह देते हैं भाई, मरकरी, नाम याद रखना है, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुएं ठोस भी होंगी, द्रव भी होंगी और गैस भी होंगी। घनत्व की यदि इनके की बात की जाए तो इनके घनत्व बहुत उच्च होते हैं और इनके क्या होते हैं, घनत्व बहुत कम। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है ना, वो अपवाद दे रखा है। हीरे का घनत्व कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। धातुओं के बहुत उच्च होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम के कम होते हैं, ये अपवाद हमें दे रखा है। उसके बाद है क्वथनांक एवं घनत्व, इनके सबके अधिक होते हैं। एक दे रखा है गैलियम का और एक दे रखा है सोडियम, जी अपवाद हो जाएंगे। इनके कम होते हैं, लेकिन कार्बन का क्या होता है, बहुत ज्यादा। इस आधार पर जी हमें धातु अधातुओं के भौतिक गुणों में क्या दे रखा था, अंतर दे रखा था। और एक लास्ट क्वेश्चन हमसे इसका धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर पूछा जाता है, आता है भाई क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौतिक गुणों में अंतर या रासायनिक गुणों में अंतर, कहीं ना कहीं हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आसानी से हम इसको और कवर करते हैं। उसके बाद हमारी क्लास क्या होती है भाई, कंप्लीट। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि रासायनिक गुण के आधार पर धातु अधातुओं में कोई 4 अंतर लिखिए भाई। तो 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 अंतर हमें लिखने होते हैं इसके अंदर। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, धातुओं के अंदर और अधातुओं के अंदर अंतर हमें बताना है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें, ये जो धातुएं होती है ना, वो कैसी होती है भाई, अपचायक प्रकृति की होती है, और ये होती है कैसी, उपचायक प्रकृति की। ठीक है, इस अपचायक उपचायक को हम पहले चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरी बात करें, अभी हाल ही में हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, किसके, धातुओं के। और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो कैसी प्रकृति के होते हैं, अम्लीय, लेकिन कुछ उदासीन प्रकृति के भी होते हैं, लेकिन ये हमें कम मात्रा में देखने को मिलते हैं, तो हमारा जवाब अम्लीय प्रकृति चला जाता है। ठीक। दूसरी धातुओं की यदि बात की जाए तो ये अम्लों से अपक्रिया करके प्राय कौन सी गैस निकालेंगी भाई, हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगी, और ये अम्लों के साथ अपक्रिया करती ही नहीं है, कौन, अधातु। दूसरी बात करें, धातुएं जो होती है ना, वे विद्युत धनात्मक तत्व हैं। जैसे कि सोडियम की मैं बात करूं, सोडियम का धनायन बनता है, मतलब धनात्मक तत्व है। और इनकी बात करें तो ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसका मतलब ये है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, त्याग सकते हैं, धनायन का मतलब। और ऋणायन का मतलब होता है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। तो अधातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती हैं और धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकती हैं। इसको हम विद्युत धनात्मक और इनको विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। तो ये थी आपकी अभी जारी किया गया है निदानात्मक परीक्षाओं के लिए कुछ क्वेश्चनों का मॉड्यूल 2024-25 के लिए। तो इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की आपसे चर्चा की गई है, तो आप बिल्कुल इस सीरीज को कंप्लीटली देखें, रनिंग रहने वाली है। सारे चैप्टरों को आपको क्या कराया जाएगा, इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा, जिसके ऑब्जेक्टिव भी होंगे और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो सभी लोग इस सीरीज को कंटिन्यू रखें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करते रहें। तो अगेन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई सभी लोग इस वीडियो को जो भी देख रहा है वो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कमजोर है, जिसके पास इतना समय नहीं है कि वो अच्छे नंबर लाने के लिए अपनी इस सब्जेक्ट के लिए फुल्ली समय देकर तैयारी कर सके, तो आप उसे गाइड कीजिए कि इन क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन गिवन है इनको कम से कम आप तैयार कीजिए, तो उसके पासिंग मार्क प्लस अच्छे नंबर आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम 4th चैप्टर इसका है क्लास 10th साइंस का, उसको कवर करने वाले हैं। तो जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।